हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सैयद EH ऑल इन वन क्लासेस। सो हम लोगों ने ऑर्गन ऑफ मेडिसिन के लेक्चर को हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने अब तक इंट्रोडक्शन पार्ट को कंप्लीट किया। उसके बाद हम लोगों ने डॉक्टर काउंट सीजर मैटी के लाइफ हिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया। आज हम लोग फर्दर EH का डेवलपमेंट किस तरह हुआ उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सो डॉक्टर काउंट सीजर मैटी की जब देहांत हुई, उसके बाद या उनके ही ज़माने में दो ऐसे दिग्गज थे जो मेडिसिन को बहुत ज़्यादा चाहते थे। वो नेचुरल वे ऑफ ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा मेहनतें करते थे। तो उन्हीं में से दो दिग्गज जो है, जिनका नाम जो है अब हम लोग जानेंगे, और उनके मेथड के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे डाइल्यूशन के टॉपिक में। ठीक है, तो आज उनके थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। Later on, this system was further developed by Dr. Count Caesar-Matti, adherent Theodor Krauss and Carl Friedrich Zimpel। तो इसके बाद, यानी डॉक्टर काउंट सीजर मैटी साहब का जब देहांत हुआ, तो उसके बाद आपके जो दो प्रैक्टिशनर्स, उनके उन्हीं के दौर के, जिसको क्राउस और जिम्पल कहा जाता है, ठीक है, इन्होंने इन्होंने भी डॉक्टर काउंट सीजर मैटी के जो थ्योरी के उसी को इन्होंने फॉलो अप किया। लेकिन उनका भी अनुभव था, वो भी मेडिकल साइंस में बहुत ज़्यादा रिसर्च उन्होंने किया था। तो इस वजह से इन्होंने भी कुछ मेथड्स ऑफ मेकिंग रेमेडीज को इन्होंने इन्वेंट किया, जो काउंट सीजर मैटी से मिलते जुलते थे लेकिन थोड़ा डिफरेंट थे। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग मेथड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रो होम्योपैथी रेमेडीज, इनको क्या कहा जाता है? क्राउस मेथड एंड जिम्फल मेथड। ठीक है, तो आइए जानेंगे एक एक की शॉर्ट लाइफ हिस्ट्री के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे थियोडोर क्राउस के बारे में। ठीक है, द जर्मन फिजिशियन थियोडोर क्राउस, born on 3rd November 1864, died on 1st October 1924। तो इनकी पैदाइश कहाँ पे हुई? जर्मन में हुई। तो ये 1864 से 1924 तक ये लाइव थे। तो ये ज़्यादातर जो है जर्मन में इन्होंने अपना वक्त गुजारा। ठीक है, मेड ये नोटेबल कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया इलेक्ट्रो होम्योपैथी में। ठीक है, at the age of 56 and after his key experience with pharmacist Johannes Sontag established JSO complex Hillwise, an exhaustive body of information। तो इनका जो एक्सपीरियंस था 56 ईयर्स में, इन्होंने फार्मासिस्ट जो है जॉनिस सॉन्टैग के साथ मिलकर एक इंफॉर्मेशन, यानी जो कोई रिसर्च होगा उसकी जानकारी देने के लिए इन्होंने एक सेपरेट बॉडी इन्होंने एस्टैब्लिश किया। ठीक है, डॉक्टर सीसी मैटी इन द अर्ली ईयर ऑफ 1830 सेट अप ए कंसोर्टियम फॉर EH फॉर द सेल एंड द प्रमोशन ऑफ हिज रेमेडीज इन रेजेंसबर्ग। तो जर्मनी में इन्होंने, यानी ये जो काम था, ये डॉक्टर काउंट सीजर मैटी ही ने शुरुआत की थी 1830 में, ताकि EH के जो मेडिसिन हो या फिर बुक्स हो जो पब्लिश हो रहे हैं, उनका सेल किया जाए, उनका एडवर्टाइज किया जाए, उनका प्रमोशन किया जाए। ठीक है, इन 1883 द कंसोर्टियम वाज ट्रांसफर टू द एंगल फार्मेसी इन रेजेंसबर्ग फॉर सेलिंग द रेमेडीज। तो उसके बाद 1883 के बाद इसके राइट्स जो है एंगल फार्मेसी के पास चले गए, जो रेमेडीज यानी जो फार्मेसी रेजेंसबर्ग में है, उनके रेमेडीज को सेल करने के लिए।
ठीक है। The consortium remained responsible for the publication of the literature and assistance for these remedies to the thousands of members of the electro-homeopathy practitioners। यानी इसके बाद जो responsibility चली गई तो यही लोग क्या करते थे, फार्मेसी को प्रेजेंट करते थे और बुक्स को पब्लिश करते थे और बहुत सारे इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्रैक्टिशनर्स को जोड़े रखते थे। ठीक है। अबाउट 2 years later, Theodore Krauss joined the consortiums for electrohomeopathy. Later on, he expanded the system. यानी इस बॉडी में, इस फार्मास्यूटिकल कंपनी में ये भी आके ज्वाइन हो गए। कौन? क्राउस। ठीक है। और इन्होंने मार्केट को और एक्सपेंड किया, जर्मनी से हटकर दूसरे यानी जो रेजन्सबर्ग एरिया है उस एरिया से हटकर और अलग अलग एरियाज में इन्होंने प्रमोशन किया, उसका एडवर्टाइज किया, बहुत से कामों को इन्होंने और ज़्यादा प्रमोट किया। इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द सप्लाईज फ्रॉम इटाली वर मिसिंग बिटवीन द ईयर्स 1914 टू 1918, क्योंकि इसका असल जो फंक्शनल बॉडी था वो तो इटाली में था, उसकी का एक ब्रांच या तो जर्मनी में था, क्योंकि इटाली से ही प्रोडक्ट्स अक्सर आया करते थे जो काउंट सीजर मैटी की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। ठीक है। लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इटाली और जर्मनी का भी दोनों कंट्रीब्यूशन थे, दोनों अलग अलग ऑपोजिट साइड थे। ठीक है, जहां तक मेरी जानकारी के एतबार से। ठीक है। तो 1914 टू 1918 में यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन रुक गया था, जिसकी वजह से ये 4-5 साल क्या हो गया, इलेक्ट्रो होम्योपैथी का जो प्रमोशन हो या फिर उसका पब्लिशमेंट हो जर्मनी और उसके अतराफ या उसके अराउंड इन अराउंड जितने भी एरियाज थे वहां पे रुक गया। ठीक है। The first original medicines under the license were overproduced in the scientific direction of Krauss and Johannes Sontag in their direction। तो अब यहाँ से यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने के बाद अब जहाँ पे जो भी प्रोडक्शन है अब क्राउस के बताए हुए तरीके से प्रोड्यूस होने लगा। अब यहाँ पर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है इटाली से अब इसका संबंध कट हो चुका था। ठीक है। तो ये जो नेक्स्ट जो प्रमोशनल इवेंट है वो पूरे के पूरे क्राउस के अंडर में थे। वो जिस तरह बताते थे उस तरह मैन्युफैक्चरिंग होता था। अब इलेक्ट्रो होम्योपैथी का एक रुख बदल गया यहाँ पर आकर। तो इस वजह से ये एक नया मेथड, नया जो भी इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे चल के, डाइल्यूशन मेथड है, वो इन्वेंट हुआ। और यहाँ की जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्रैक्टिशनर्स है, यहाँ से जो संबंध रखने वाले हैं, इनसे जिन्होंने सीखा वो इस मेथड को प्रैक्टिस करने लगे और इससे रिजल्ट्स वो लोग भी हासिल करने लगे। ठीक है। The system later established by Theodore Krauss and become known as electrohomeopathy, which developed up to the today and is known as JSO complex Healwise। तो इसके बाद इसका नाम बदलकर JSO complex Healwise रखा गया। After Theodore Krauss' death, his work was continuously moving toward, and his first book, published back in 1920 on electrohomeopathy, has published its 14th edition till today in Germany. Following that, Spigeric had a special official place in Europe and in the German Homeopathy's Pharmacopoeia। ओके। तो इनका जो एक्सपीरियंस था या इनका जो नॉलेज था इन्होंने बुक के जरिए शेयर किया और इस बुक को पब्लिश किया गया। और 1920 से लेकर आज तक इसकी यानी अब तक शायद 15th एडिशन भी आ गया है। जब मैं ये जहाँ से मैंने ये लिया था मैं 14th एडिशन बोल के जो नेम है, अब तक शायद 15th एडिशन भी आ चुका होगा। ठीक है। तो इसी तरह इनका जो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था क्राउस का, इन्होंने जर्मनी में इसकी प्रैक्टिस की और इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, उसको पब्लिश किया और बहुत सारे डॉक्टर्स को इन्होंने जोड़ कर रखा। अब आइए पढ़ेंगे हम लोग जिम्पल के बारे में।
कार्ल फ्राइडरिच जिम्पल, ये भी 19th सेंचुरी के एक दिग्गज थे। ठीक है, कहा जाता कि ये एक आर्किटेक्चर थे। ठीक है, वहां से इन्होंने रूट चेंज किया, फिर मेडिकल लाइन में इन्होंने अपना जीवन को लगाया और इन्होंने बहुत सारे अपनी बलिदान दिए, इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए वक्त लगाया, मेहनत किए और इसको प्रमोट किया। ठीक है, द 19th सेंचुरी, द जर्मन फिजिशियन कार्ल फ्राइडरिच जिम्पल, born on 11th December 1801, died on 26th June 1878, began a new production by introduction new spigeric medicaments। ठीक है, यानी इन्होंने इसका नाम क्या रखा, स्पाइजरिक रेमेडीज या स्पाइजरिक मेडिसिमेंट्स। ठीक है, he created his own healing system while adhering है ये, ठीक है, to Hahnemann's and Count Matthias principle। अब ये ऐसे थे हैनेमन्स और साथों साथ काउंट सीजर मैटी के प्रिंसिपल्स को रखते हुए इन्होंने अपना एक ओन प्रोडक्शन स्टार्ट किया। इन हिज व्यू, इनके हिसाब से क्या था, नो हीलिंग सिस्टम वॉट एवर इट्स नेम वॉज परफेक्ट, ईच हैड इट्स ओन एडवांटेजेस एंड ड्रॉबैक्स। ठीक है, तो इनका मानना यह था कि कोई भी सिस्टम हो, चाहे वो इलेक्ट्रो होम्योपैथी हो या होम्योपैथी हो या एलोपैथी हो, हर एक को हम लोग परफेक्ट नहीं कह सकते, क्योंकि उसके हर एक के फायदे भी है और उसके ड्रॉबैक्स भी है इसके। ठीक है, but although no medical system could be seen as a complete, homeopathy and allopathy together, he suggested, constituted a perfect whole. This widely traveled and learned man had originally been an architecture। तो मैंने कहा था ना कि असल ये क्या थे, आर्किटेक्चर थे। ठीक है, लेकिन इनका जो इंटरेस्ट था जो मेडिकल साइंस में, उसको उस चीज ने इनको इलेक्ट्रो होम्योपैथी की तरफ खींच कर लाया। उन्होंने प्रैक्टिस किया मेडिसिन को, हालांकि इन्होंने कहीं पर भी मेडिकल ट्रेनिंग नहीं ली थी। इन्होंने खुद ब खुद अपने आप को डेवलप किया, मेडिसिन की स्टडी की और फिलोसोफर बने, एक बड़े मेडिसिन में इन्होंने डॉक्टरेट किया। ठीक है, इन्होंने 1849 में खुद लंदन में इन्होंने क्या किया, स्पाइजरिक हर्बल प्रैक्टिशनर ईएस फिजिशियन बन के इन्होंने अपने आप को एस्टैब्लिश किया। Zimpel devoted himself intensively to the study of the work of Paracelsus। ये पैरासेल के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। इन्हीं के थ्योरी को लेकर और डॉक्टर काउंट सीजर मैटी ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी को इन्वेंट किया। इनके थ्योरी के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर इसको मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। ठीक है, एट द एज ऑफ 70 एंड आफ्टर हिज की एक्सपीरियंस विद सीसी मैटी, he published a book on the subject, gradually developed an important production known today as simple method। तो ये भी दिग्गजों में थे, इन्होंने मेडिकल साइंस के लिए बहुत ज़्यादा वक्त दिया, उसमें प्रैक्टिस किया। 70 साल की उम्र में इनकी एक्सपीरियंस को इन्होंने बुक के ज़रिए से शेयर किया। ठीक है, फिर आगे इन्हीं के जो बने हुए जो मेथड्स थे, उसी को सिंपल मेथड कहा गया, जिसको बहुत सारे लोग आज अक्सर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक डॉक्टर्स उसी को फॉलो अप करते हैं। कार्ल फ्राइड जिम्पल 1801 में इनकी पैदाइश हुई, 1878 में डाइड हुए। ये दिखने में इस तरह दिखते हैं। क्राउस, थियोडोर क्राउस 1864 में इनकी पैदाइश हुई, 1924 में, और इनकी देह दिखने में ये इस तरह दिखते हैं। इसी तरह हमारे डॉक्टर काउंट सीजर मैटी 1809 में 11 जनवरी को ये पैदा हुए और 1896 3 अप्रैल में उनका देहांत हुआ। तो लगभग ये तीनों की तीनों 1801 की ये है और ये सबसे पहले के है सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट मैटी जी है, थर्ड क्राउस है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, तो ये था इलेक्ट्रो होम्योपैथी के हम लोगों ने फर्दर डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस किया। आगे हम लोग प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या प्रिंसिपल है इलेक्ट्रो होम्योपैथी का, और उससे पहले हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी के मीनिंग
इलाहाबाद में. It was brought into popularity by Dr. N.L. Sinha by establishing National University of Electro-Complex Homeopathy at Kanpur in the year 1920. यानी 1907 में श्रीवास्तव साहब ने एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को एस्टेब्लिश किया. ठीक है, उसके बाद 1920 में डॉक्टर एन एल सिन्हा साहब ने एक यूनिवर्सिटी, नेशनल यूनिवर्सिटी कायम की इलेक्ट्रो होम्योपैथी की कानपुर में 1920 में, एंड ओपन द इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथिक कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर द डेवलपमेंट एंड स्प्रेड वर्क ऑफ दिस सिस्टम ऑफ मेडिसिन. यानी यहाँ से डेवलपमेंट हो, यहाँ से जो रिसर्च प्रोग्राम हो, यहाँ से इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मेडिसिन हो, सब सप्लाई हो, बुक्स हो, सबकी इन्होंने यहाँ पे बुनियाद डाली 1920 में. किसने? डॉक्टर एन एल सिन्हा साहब ने. ठीक है. ड्यूरिंग दिस पीरियड नंबर ऑफ फिजिशियंस कन्वर्टेड टू दिस न्यू साइंस. तो इस दौरान क्या हुआ, जैसे जैसे इलेक्ट्रो होम्योपैथी इंडिया में और डॉक्टर्स के सामने आता गया, वैसा लोग इसको प्रैक्टिस करने में बहुत ज़्यादा दाखिल होते गए. बहुत सारे लोग इस न्यू साइंस की तरफ कन्वर्ट हुए. जैसा कि उसमें देखिए, डॉक्टर राधा माधव, डॉक्टर एच डी बनर्जी, डॉक्टर बी के पॉल, डॉक्टर युद्धवीर सिंह started to practice EH with great success. तो ये लोग दूसरे पैथी से इलेक्ट्रो होम्योपैथी की तरफ पलट गए और बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स इन्होंने दिए और सक्सेस भी हासिल हुआ इनको. ठीक है, तो बहुत अच्छा सक्सेस भी इनको मिला. इन्होंने बहुत सारे लिटरेचर्स को लिखा, बुक्स को लिखा इलेक्ट्रो होम्योपैथी के सब्जेक्ट में. ठीक है, बट ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द इम्पोर्ट ऑफ EH मेडिसिन सीज्ड एंड द फिजिशियन स्टार्टेड फेसिंग प्रॉब्लम और ट्रबल इन प्रैक्टिसिंग EH. एज ए रिजल्ट दे मूव टू होम्योपैथी. यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फिर दिक्कतें शुरू हो गई EH के डॉक्टर्स के लिए, फिजिशियंस के लिए, क्योंकि मेडिसिन इसकी या तो जर्मनी से आ रही थी या तो इटाली से आ रही थी. तो या तो जर्मनी की इटाली से नहीं जम रही थी, इटाली की जर्मनी से नहीं जम रही थी. तो इस वजह से मेडिसिन का आना बहुत मुश्किल हो गया, जिसकी वजह से प्रैक्टिस करने में बहुत दिक्कतें आने लगी. ठीक है, तो इस वजह से बहुत सारे इलेक्ट्रो होम्योपैथी डॉक्टर होम्योपैथी की तरफ कन्वर्ट हो गए, क्योंकि उनके पास मेडिसिन नहीं था और ये उनकी मजबूरी थी, जिसकी वजह से उनको करना पड़ा. In spite of several attacks by the opponents, electro-homeopathy became most popular in the general public and method was accepted by the large group of the society. तो इतने सब दिक्कतें होने के बावजूद इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए उसकी रिक्वायरमेंट बनी, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 भी बनी. इसके बावजूद में बहुत सारे लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया. बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ओपन हुए, जैसा कि हर्बर यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी, इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी पटना, जिसके प्रेसिडेंट है डॉक्टर थे जब डॉक्टर BPP सिंह. ठीक है, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल यूनिवर्सिटी पटना, MP सिंह, काउंसिलिंग ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन पटना, डॉक्टर CD मिश्रा प्रभाकर. ठीक है, All India Council of Electro-Homeopathic System of Medicine, New Delhi, President MS Pralayankar. Council of Electro-Homeopathic System of Medicine, Bhopal, Dr. A.N. Bakshi, Doctor of Board of Electro-Homeopathic System of Medicine, Patna, Dr. R.C. Prasad. Academic Board of Alternative System of Medicine, Dharwad, President Dr. K.T. Yevatkar. Board of Electro-Homeopathic Medicine, Kanpur, Dr. M.H. Idris, Indian Electro-Homeopathic Medical Council, कानपुर. डॉक्टर KV कुमार. तो इस तरह अगर हम पढ़ते चले जाएंगे, देखिए, जनरल काउंसिलिंग ऑफ इलेक्ट्रो-होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन कलकत्ता, डॉक्टर SK बिस्वास. सेंट्रल काउंसिलिंग ऑफ इलेक्ट्रो-होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, डॉक्टर RB मिश्रा. अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन कलकत्ता, डॉक्टर PK बिस्वास, डॉक्टर SA अग्रवाल. ठीक है, इसी तरह
इलेक्ट्रो होम्योपैथिक सेंटर मेडिसिन बोर्ड बैंगलोर डॉक्टर HK सिंह कलसा, NEHM न्यू दिल्ली प्रेसिडेंट डॉक्टर NK अवस्थी, बॉम्बे बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक नासिक डॉक्टर रत्नकार पावार एक्सेट्रा। तो इन सब लोगों ने अब ये आप और अगर नाम देखेंगे तो ये लोग भी और शामिल थे। ठीक है, ये लोगों ने और नए नए बोर्ड्स को काउंसिल्स को फॉर्म किया था कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी बहुत ज़्यादा आगे बढ़े, लोग इसको प्रैक्टिस करें, लोग इससे फायदा उठाए। ठीक है, presently there are more than 200 institutions in India imparting the education in electrohomeopathy. The followers of the electrohomeopathy took the matter with great strength by means of press conference, parliament marches and various petitions in the High Court. Appeals are also made to the President and Prime Minister of India, Chief Ministers of different states and high authorities for the recognition of electrohomeopathy, keeping in view the pressure of the general public, association, physicians regarding genuine demand. The Ministry of Health and Family Welfare, Government of India constitute a 5-member electrohomeopathy inquiry committee. The letter number देखिए आप तो बहुत सारे प्रपोजल्स रखे गए, बहुत सारे चीज़ों को गवर्नमेंट के सामने रखा गया, प्राइम मिनिस्टर के सामने रखा गया, चीफ मिनिस्टर्स के सामने रखा गया। ठीक है, हाई कोर्ट में पिटीशन डाली गई, अपील किया गया। ठीक है, और जनरल पब्लिक के ज़रिए से, एसोसिएशन के ज़रिए से, फिजिशियन के ज़रिए से और प्रेशर डाला गया गवर्नमेंट को ताकि इस पैथी को रिकॉग्नाइज करे। तो इस प्रेशर की वजह से गवर्नमेंट ने एक 5 मेंबर की इंक्वायरी बिठाई और जिसके बारे में अभी तक और चल रहा है। अभी रिसेंटली भी मीटिंग हुई, कुछ बातें हुई। ठीक है, ये मीटिंग अब देखेंगे अब आगे चल के क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है, ये फ्यूचर ही बताएगा, लेकिन ये बात तो तय है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी को रिकॉग्नाइज होना है और हम एक EH डॉक्टर के एज ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज डॉक्टर बनेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह। In 1988, to submit the report within 4 months later on, the ministry has constituted on electrohomeopathy। यानी ये पूरा ओल्ड डाटा के हिसाब से है, न्यू डाटा के हिसाब से बहुत सारे चेंजेस हुए। अभी भी कमेटी है, वो कमेटी काम कर रही है डिफरेंट मेंबर्स की। ठीक है, जिनकी जानकारी अगर होना है तो आप सेपरेटली उसके बारे में आप जानकारी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हमारा लेक्चर में इसका शामिल करना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो ये देखिए अब इलेक्ट्रो होम्योपैथी का EH में EH का इंडिया में इस तरह डेवलपमेंट हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब तक हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट को कंप्लीट किया और इलेक्ट्रो होम्योपैथी के हमारे जो इन्वेंटर है, ठीक है, जिन्होंने इलेक्ट्रो होम्योपैथी को इन्वेंट किया, वो है डॉक्टर काउंट सीजर मैटी के लाइफ हिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया हम लोगों ने, और साथों साथ डेवलपमेंट ऑफ EH आफ्टर काउंट सीजर मैटी और डेवलपमेंट ऑफ EH इन इंडिया, इसके बारे में डिस्कस किया। आगे इसके बाद का लेक्चर हम लोग कंटिन्यू रखेंगे।